जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुरुचि स्टडी पॉइंट में। आज हम सातवाहन वंश के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने क्या जाना? इससे पहले हमने कर्ण वंश और शुंग वंश के बारे में जाना। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कर्ण वंश का पूरी जानकारी आप लोगों को दी। इस वीडियो में हम सातवाहन वंश के बारे में जानेंगे। एक ऐसा वंश जिसने भूमि दान करने की प्रथा चलाई, एक ऐसा वंश जिसने शीशे की सिक्का चलाया, एक ऐसा वंश जो क्या था, शीशे का सिक्का चलाता है, चांदी का सिक्का चलाता है, आपका सोने की सिक्का चलाता है। ये सारी जो सिक्का है वो कौन चलाता है? सातवाहन वंश। एक ऐसी वंश के बारे में जानेंगे जो मातृसत्तात्मक थी। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। इसीलिए बाबू लास्ट तक बने रहिए और पूरा वीडियो जरूर देखें, वीडियो स्किप ना करें। आप लोगों को पूरा सातवाहन वंश समझ में आने वाला है। देखिए, क्लास 12th में भी जो बच्चे हैं वो भी अगर इस वीडियो को देखते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। उनका एग्जाम में सातवाहन वंश से क्वेश्चन आता है। और जो एसएससी, सीजीएल, बीपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, अगर वो भी इस वीडियो को देखते हैं तो उनके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि सातवाहन वंश से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, सातवाहन वंश के बारे में जानते हैं। देखिए, हमने हर्यंक वंश के बारे में जाना, मगध साम्राज्य का जो संस्थापक हर्यंक वंश के बारे में जाना। उसके बाद शिशुनाग वंश के बारे में जाना। हर्यंक वंश के बाद कौन सा वंश आता है? शिशुनाग वंश। फिर नंद वंश के बारे में जाना। नंद वंश के बाद मौर्य वंश के बारे में, मौर्य वंश के बारे में शुंग वंश, मौर्य वंश के बाद हमने शुंग वंश, कर्ण वंश। ये सारी जितनी भी बातें हमने भी बोली, ये सारी वंश, जितना भी वंश है, ये सभी को हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है। अगर आप बहुत सारे वंश के बारे में जानना चाहते हैं, आप मौर्य वंश के बारे में जानना चाहते हैं, हर्यंक वंश के बारे में जानना चाहते हैं, तो सुरुचि स्टडी पॉइंट का हिस्ट्री का प्लेलिस्ट पे आप जाइए और जाकर हमारी इस सारी वीडियो को देखिए, तब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। आज हम सातवाहन वंश के बारे में जानेंगे। सातवाहन वंश, इससे पहले हम किसके बारे में जाने थे? शुंग वंश। इसके पहले हमने शुंग वंश के बारे में जाना था। जो सुशर्मा होता है, सुशर्मा का हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना कौन करता है? सिमुक। जो सिमुक है, सिमुक ने 700 ईसा पूर्व में क्या किया? सातवाहन वंश का स्थापना किया। सिमुक है जो की करता है, सिमुक ने 700 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना किया। जो सुशर्मा था वो कहाँ? सुशर्मा जो थे वो कर्ण वंश के राजा थे। सुशर्मा कर्ण वंश के राजा थे, जिसकी हत्या कौन करता है? जिसकी हत्या सिमुक करता है। और सिमुक सुशर्मा का हत्या करके सातवाहन वंश का राजा बनता है, मतलब सातवाहन वंश का स्थापना करता है। देखिए, शीशे सिमुक होता है, शीशे सुशर्मा है नहीं। सुशर्मा और सिमुक में ज़्यादा अंतर आपको नहीं दिखेगा, इसीलिए ध्यान रखिएगा। जो सिमुक है वो क्या करता है? सातवाहन वंश की स्थापना करता है। किसको? तो सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश का स्थापना करने वाला कौन है? तो शिमुक है। कौन है? शिमुक है। ये जो है वो अपनी राजधानी आंध्र प्रदेश पहले बनाना चाहता है। ये जो अपनी राजधानी है आंध्र प्रदेश बनाना चाहता है, लेकिन आंध्र प्रदेश में बहुत सारी ऐसी लड़ाई और विवादों के कारण वो अपनी राजधानी आंध्र प्रदेश नहीं बनाता है। वो अपनी राजधानी महाराष्ट्र, वो अपनी राजधानी कहाँ बनाता है? महाराष्ट्र में बनाता है। सातवाहन वंश में क्या हुआ? सातवाहन वंश कैसी वंश थी? तो मातृसत्तात्मक वंश था। जो सातवाहन वंश था वो कैसा वंश था? मातृसत्तात्मक, मतलब कि सातवाहन वंश के जितने भी राजा या वहाँ के जितने भी बच्चे थे वो अपनी माँ के वंश से जाने जाते थे। अपनी माँ के नाम से जाना जाने वाला जिस वंश को हम सातवाहन वंश, ये मातृसत्तात्मक कहते हैं। जो अपने माँ के नाम से जाना जाता है, वो जो वंश या जो काल अपने माँ के नाम से जाना जाता है, वैसी वंश को हम मातृसत्तात्मक कहते हैं। जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये अपनी माँ के नाम से जाना गया। जैसे कृष्ण भगवान हो गए,
क्या हो गए, राम भगवान। राम भगवान को क्या कहता है, कौशल्या, कौशल्या पुत्र कहा जाता है, देवकी नंदन कहा जाता है, यशोदा का नंदलाला कहा जाता है। तो इसके मतलब क्या हुआ, मातृ सतात्मक, मतलब पिता के नाम से नहीं, माता के नाम से जब किसी वंश चलता है, जब कोई वंश माता के नाम से चलता है, उसको हम मातृ सतात्मक वंश कहते हैं। अभी हम लोग क्या है, पितृ सतात्मक, हम लोग क्या है, पितृ सतात्मक। हम लोग अपने पिता के वंश के जैसे जाने जाते हैं, हम लोग पिता के वंश से जाने जाते हैं, ना कि माता के वंश से। अगर कोई लड़का है, अगर कोई लड़की है, अगर वो किसी इंटर कास्ट मैरिज करती है, मतलब किसी अपने कास्ट से अलग कास्ट में मैरिज करती है, तब उसे अपना जो वंश होता है, वो अपना वंश के नाम से उसका जो बच्चा है उसका वंश नहीं चलेगा, बल्कि उसका भी वंश उसके पति के नाम से चलता है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो पितृ सतात्मक होता है, पितृ सतात्मक में जो वंश होता है वो पिता के नाम पे चलता है, और मातृ सतात्मक में वंश किसके नाम पे चलता है, तो माता के नाम पे चलता है। तो कहा जाएगा, अगर क्वेश्चन आएगा कि आपका जो सातवाहन वंश कैसी समाज था, सातवाहन वंश कैसा समाज था, तो मातृ सतात्मक समाज था। कहाँ, तो सातवाहन वंश मातृ सतात्मक समाज किसको कहा गया, सातवाहन वंश। आपको कुछ याद आ रहा होगा, हमने हड़प्पा सभ्यता जब पढ़ाया था, तो हड़प्पा सभ्यता भी क्या थी बाबू, सातवाहन वंश के तरह मातृ सतात्मक वंश था। जब हड़प्पा सभ्यता में हमने पढ़ा, तो हड़प्पा सभ्यता में मैं भी जानी कि क्या जानी, कि जो मातृ सतात्मक, क्या हड़प्पा सभ्यता मातृ सतात्मक था, इसी प्रकार ये भी मातृ सतात्मक है। कौन, तो सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के जो राजा थे, उन्होंने क्या, सिक्के, जो सिक्का था वो सीसा का सिक्का चलाया। क्वेश्चन आएगा, सर्वाधिक शीशे की सिक्के का प्रचलन किस वंश में था, तो सातवाहन वंश में सबसे ज्यादा सिक्का को चलाया गया। सातवाहन वंश में भूमि अनुदान, मतलब हम कह सकते हैं ब्राह्मणों को और बौद्ध भिक्षु को भूमि दान करने का परंपरा कहाँ से चली आ रही है, तो सातवाहन वंश से ही ब्राह्मणों को क्या दिया गया है, भूमि दी गई है। जैसे कि कोई भी ब्राह्मण होते, कोई भी पंडित जी होता है, उसको क्या करता है, भूमि दान देता है। जैसे कि हम ही लोग हैं, अगर हम लोग को कोई ऐसा, हम लोग किसी पंडित जी या किसी भिक्षुक को भूमि दान देना चाहते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, क्योंकि हमारा ये क्या है, परंपरा चली आ रही है कि ब्राह्मणों को भूमि दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को क्या करना चाहिए, भूमि दान करना चाहिए। तो ये परंपरा, ये जो प्रथा है, किसने शुरुआत किया, तो सर्वप्रथम सातवाहन वंश ये प्रथा शुरुआत करता है, और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान की प्रथा स्टार्ट करता है। सबसे पहले सिक्का कहाँ चलता है, सबसे पहले सीसा का सिक्का किस वंश में, तो सातवाहन वंश में। कौन सा वंश को, मातृ सतात्मक, तो सातवाहन वंश को। कौन सा वंश में ब्राह्मणों की भूमि दी गई थी, ब्राह्मणों को भूमि दान दिया गया था, बौद्ध भिक्षु को भूमि दान दिया गया था, तो सातवाहन वंश में। इतना समझ में आया, हम आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। इसी देखिए, बहुत सारे लोग जो सिमु यहाँ के जो भी राजा थे, वो जब ये आंध्र प्रदेश, जब ये अपना जो क्या कहते हैं हम इसको, अपना राजधानी जब ये आंध्र प्रदेश के रखे, तो इनको आंध्र वंश, मतलब इनको आंध्र वंश भी कहा गया है। ध्यान रखिएगा, जो ये आपका सातवाहन वंश को आंध्र वंश भी कहा गया है। अब देखिए, सिमुक के बाद हाल आते हैं। ये क्या था, हमने सिमुक के बारे में जाना, सिमुक के बारे में हमने क्या जाना, सिमुक के बारे में जाना। जो सिमुक थे वो क्या करते हैं, 60 ईसा पूर्व में किसकी, तो सातवाहन वंश की स्थापना करते हैं। ये उतना कार्य नहीं करते हैं। इसके बाद हाल वंश आता है, हाल आता है। उसके बाद कौन आता है, हाल। सिमुक के बाद हाल आता है। सिमुक के सातवाहन वंश में सिमुक के बाद हाल आता है। हाल योग्य शासन रहता है। हाल जो है योग्य शासक था। हाल क्या था, योग्य शासक था। हाल महान कवि और साहित्य प्रेमी
शासक था। जो हाल था उसको महाकाव्य, उसको मतलब महान कवि, वो कवि भी था और उसको साहित्य में बहुत रुचि थी। वो साहित्य का प्रेमी था, मतलब उसे साहित्य पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। किसको? तो हाल को। हाल के बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी आता है। हाल के बाद कौन आते हैं? गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी, देखिए यहाँ पे नाम आया नहीं, गौतमी पुत्र। ये जो सातकर्णी है ये किसके नाम से जाने गए जाते हैं? तो गौतमी पुत्र, मतलब अपनी माँ के नाम से जाने जाते हैं। तो हम इससे कह सकते हैं कि है मातृसत्तात्मक। तो पहले कौन आया? पहले सिमुक आते हैं, सिमुक के बाद हाल आता है और हाल के बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी आते हैं। यह सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा था। जो गौतमी पुत्र सातकर्णी थे वो सबसे शक्तिशाली और प्रतापी राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी हुए और सबसे योग्य राजा हाल होता है और गौतमी पुत्र सातकर्णी सबसे प्रतापी और शक्तिशाली राजा थे। शासकों का नाश, ये जो गौतमी पुत्र सातकर्णी जो थे, ये शकों को नाश करने वाला जो शक था, जिससे लड़ाई होती रहती थी किसके बीच में? तो सातवाहन और शकों के बीच में जो लड़ाई हो रही थी उसको नाश करने वाला किसको कहा गया? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था शकों का नाश करने वाला था। देखिए इसको लड़ाई होता है किससे? गौतमी पुत्र सातकर्णी के बीच मतलब शक शासक और कह सकते हैं सातवाहन के बीच क्या होती है? लड़ाई होती है, जिसमें नहपान को हराकर नहपान और गौतमी पुत्र सातकर्णी में आप कह सकते हैं कि शक वंश का जो शक वंश से नहपान लड़ाई कर रहा था और सातवाहन वंश से गौतमी पुत्र सातकर्णी क्या कर रहे थे? युद्ध कर रहे थे। तो ये नहपान और गौतमी पुत्र सातकर्णी में किसका विजय होता है? तो गौतमी पुत्र जीत जाता है और ये जो गौतमी पुत्र जीत जाते हैं और नहपान हार जाता है। युद्ध में गौतमी पुत्र जीत जाते हैं और जो महापान था वो हार जाता है और अपने साम्राज्य को मजबूत किया। ये जो गौतमी पुत्र सातकर्णी थे वो शकों को हराकर और भी अपना साम्राज्य विस्तार करते हैं और अपना साम्राज्य आंध्र प्रदेश से महाराष्ट्र तक ले जाते हैं। आंध्र प्रदेश से कहाँ तक? महाराष्ट्र तक ले जाते हैं। तो महापान को हराकर अपने साम्राज्य को मजबूत किया। गोगल थम्बी, ये जो लड़ाई हो रही थी वो कहाँ हो रही थी? गोगल थम्बी में ये लड़ाई हो रही थी, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में। बाबू कहाँ है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन आएगा कि नहपान और गौतमी पुत्र सातकर्णी के बीच जो लड़ाई हो रही थी वो किस स्थान पे हो रही थी? तो जोगल थम्बी में ये दोनों के बीच क्या हुआ? लड़ाई हुआ, जिसमें नहपान हार जाते हैं और गौतमी पुत्र सातकर्णी का विजय होता है। इसी समय गोथल से क्या मिला है? एक सिक्का मिला है। गोथल से एक सिक्का मिला है जिसमें एक तरफ गौतमी पुत्र सातकर्णी का चित्र है और एक तरफ नहपान को घुटने पे बैठाए हुए ऐसा चित्र मिला है सिक्के पे। एक तरफ गौतमी पुत्र सातकर्णी का है और एक तरफ महापान का क्या है? चित्र मिला है। किस पे? तो सिक्के पे मिला है। ध्यान में रखिएगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी में हमने क्या जाना? गौतमी पुत्र सातकर्णी प्रतापी राजा था और ये शकों को नाश करने वाला था, जिसने विदेशी शक शासक नहपान को हराया और अपने साम्राज्य को मजबूत किया। ये जो लड़ाई हो रही थी वो जोगलथम्बी महाराष्ट्र में हो रही थी। अब देखिए 4 में कौन आते हैं? वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। चौथे शासक वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी आते हैं। इनके बाद गौतमी पुत्र के बाद वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी आते हैं। इसे आंध्र महाराष्ट्र कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? आंध्र महाराष्ट्र कहा जाता है। किसको? तो वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को क्या कहा जाता है? आंध्र महाराष्ट्र कहा जाता है। इसने अपनी साम्राज्य का विस्तार किया।
कृष्णा गोदावरी डेल्टा तक किया। ये जो अपना साम्राज्य था उसका विस्तार कहाँ तक किया, तो कृष्णा से लेकर गोदावरी डेल्टा तक इसका विस्तार किया। इसीलिए इसे प्रथम आंध्र सम्राट भी कहा जाता है। जो वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी थे वो क्या करते, अपने साम्राज्य को विस्तार करते हैं, इसीलिए इन्हें आंध्र सम्राट भी कहा जाता है। ये रुद्रदामन जानते हैं, जैसे रुद्रदामन और वशिष्ठिपुत्र के बीच लड़ाई होता है। रुद्रदामन और वशिष्ठिपुत्र के बीच लड़ाई होता है जिसमें रुद्रदामन क्या होते हैं, जीत जाते हैं। जिसमें क्या होता है, रुद्रदामन जीत जाते हैं। ये रुद्रदामन और वशिष्ठिपुत्र के बीच लड़ाई होता है और क्या होते हैं, वशिष्ठिपुत्र हार जाते हैं और रुद्रदामन जीत जाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ कौन जीता, यहाँ आपका महापान के साथ गौतमी पुत्र से लड़ाई होता है तो गौतमी पुत्र जीत जाते हैं। लेकिन जब रुद्रदामन और वशिष्ठिपुत्र के बीच लड़ाई होती है तो वशिष्ठिपुत्र हार जाते हैं और रुद्रदामन जीत जाते हैं। रुद्रदामन क्या होते हैं, जीत जाते हैं।